हेलो बच्चों, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे समझा दिया था। केमिकल रिएक्शन को हम एज अ केमिकल चेंज देखते हैं। केमिकल रिएक्शन को किसके रूप में देखते हैं? केमिकल चेंज के रूप में। और केमिकल चेंज किसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। मैंने आपको बताया था केमिकल चेंज मतलब चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब होता है केमिकल बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कोई भी ऐसा चेंज या ऐसा केमिकल चेंज जिसमें जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं या हम कहें बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ब्रेक करते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, या हम कहें कि प्रोडक्ट का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको काफ़ी अच्छे से विद एग्जांपल समझाया था। उसके बाद हमने बात की थी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। हमने बात किसकी की थी? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लास्ट क्लास में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें मैंने आपको 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस को समझाया था। सबसे पहले जो रिएक्शन हमने ली थी वो थी हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। एडिशन रिएक्शन कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड मिलकर, जिसे हम ए और बी नाम दे सकते हैं, एक नए कंपाउंड ए बी का फॉर्मेशन करते हैं, और प्रोडक्ट में हमें केवल 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल या एक ही तरह का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको कराया था H2 + Cl2 = 2HCl। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने ली थी एडिशन रिएक्शन के बाद, वो थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो था, इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई एक कंपाउंड है, मान के चलिए ए और बी, हमारे पास कोई कंपाउंड है ए बी। इसकी रिएक्शन जब हम किसी तीसरे एलिमेंट या कंपाउंड सी से कराएंगे तो ये सी क्या करेगा? ए और बी दोनों में से किसी एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इस तरह से हमें AC + B देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो हमारी 2 तरह की होती है। पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा मैंने आपको बताया था ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, इस थ्योरी को और आगे समझेंगे बेहतर ढंग से। मैंने एक रिएक्शन लिया था CuSO4 + Zn। कॉपर सल्फेट हमारा एक्वस था, यानी सॉल्यूशन था, और जिंक मेटल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में थी। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल को डालता हूं तो ये जिंक मेटल क्या रिएक्शन देती है? ये जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देती है और कॉपर की जगह खुद जुड़ जाती है। यानी यहाँ से हमें अब सॉल्यूशन मिलता है ZnSO4 का, और कॉपर मेटल हमें अलग से देखने को मिलती है। और मैंने आपको बताया था कि जो CuSO4 होता है इसका कलर होता है नीला या ब्लू स्काई, जो कि जिंक डालने पर कैसा हो जाता है? कलरलेस। उसका रीज़न ही मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू कलर है इस सॉल्यूशन का वो होता है CuSO4 के Cu+2 आयंस की वजह से। भाई जब हम CuSO4 को वाटर के अंदर डालते हैं तो यहाँ से Cu+2 आयन और SO4-2 आयन
एक्वस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये जो Cu+2 आयन है, इस आयन की वजह से जो यहाँ पर प्रेजेंट है हमें कलर देखने को मिलता है कैसा, ब्लू। लेकिन जब जिंक मेटल रिएक्शन करती है, कॉपर को रिप्लेस करती है, तो कॉपर +2 में ना होकर कॉपर 0 में चला जाता है, और कॉपर 0 किसी तरह का भी कलर शो नहीं करता। ठीक है, बचता है फिर Zn+2 और SO4-2, ये बचेगा हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, और Zn+2 किसी भी तरह का कलर शो नहीं करता है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको कराई थी। अब यहाँ से सवाल ये आता है कि क्या सर कोई भी मेटल किसी दूसरी मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकती है या नहीं? भाई अगर अब आप पूछोगे कि सर क्या ये रिएक्शन रिवर्स इधर वापस नहीं आ सकती, क्या ये कॉपर इस जिंक को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, या कॉपर को क्या केवल जिंक ही रिप्लेस कर सकती है या कोई और मेटल रिप्लेस कर सकती है, क्या सारी मेटल रिप्लेस कर सकती हैं जो नेचर में हैं, या अगर कुछ एक मेटल रिप्लेस कर सकती हैं तो वो कौन सी मेटल हैं, और उनका चुनाव किस आधार पर, उनका सिलेक्शन किस बेसिस पर हम करते हैं। सवाल समझिएगा ध्यान से। सवाल ये है कि किस सॉल्यूशन में या किस मेटल के सॉल्यूशन से उस मेटल को कौन सी दूसरी मेटल रिप्लेस कर सकती है और कौन कौन सी मेटल रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इसको समझने के लिए बेटा हम एक सीरीज लेते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां साइड में लिख लेते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बेटा एक ऐसी सीरीज है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की जो हमें ये बताती है कि कौन सी मेटल किस मेटल को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकती है और कौन सी मेटल रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है देखिए, इसमें मेटल्स को हमने एक ऑर्डर में जमाया है। सबसे पहले लिया है लिथियम को, फिर लिया है पोटेशियम को, फिर हमने लिया है बेरियम को, फिर हमने लिया है कैल्शियम को, फिर सोडियम को, फिर हमने लिया है मैग्नीशियम को, फिर एल्यूमिनियम को, फिर जिंक या हम कहें मैग्नीज, फिर जिंक, फिर हमने Fe यानी आयरन को रखा है, फिर हमने निकल को रखा है, फिर हमने कैडमियम, फिर कॉपर या कोबाल्ट, फिर टिन एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन के बाद की सीरीज में यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद हमने लिखा कॉपर, फिर मरकरी, फिर हमने लिखा Ag यानी सिल्वर अर्जेंटम, फिर हमने लिखा प्लेटिनम, और फिर हमने लिखा Au यानी औरम, जिसे हम कहेंगे गोल्ड। तो ये एक सीरीज है बेटा। सबसे पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, निकल, कैडमियम, कोबाल्ट, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम, प्लेटिनम एंड औरम। ये कुछ मेटल्स हैं, और भी मेटल हैं लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है। इन्हें इस सीरीज को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस सीरीज का, इस ऑर्डर का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको हाइड्रोजन के नीचे वाली हैं ये मेटल्स, ठीक है, और ये वाली मेटल्स कैसी हैं? ऊपर वाली, और ये हैं नीचे वाली। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो मेटल है, ये जितनी भी मेटल हैं, ये सभी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये सभी कैसी हैं? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और ये जो नीचे वाली मेटल हैं, ये सभी लेस रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ये ऊपर वाली जो मेटल है ये मोर रिएक्टिव है, नीचे वाली जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है। अब आप मुझे बताइए कि जो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, क्या वो हाइड्रोजन को उसके किसी कंपाउंड से रिप्लेस कर पाएगी या नहीं? यस, जो भी मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगी वो हाइड्रोजन को क्या करेगी? रिप्लेस कर देगी। सो दे रिप्लेसेस या दे रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से अलग कर देंगे और उसकी जगह जाकर खुद जुड़ जाएंगे।
और ये जो नीचे वाली मेटल हैं ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि सर मेटल मेटल में कैसे पहचानेंगे? तो देखो बेटा, जो भी मेटल ऊपर है, जैसे हम बात करें अगर लिथियम और पोटेशियम की, पहली मेटल ऊपर वाली लिथियम है, फिर है पोटेशियम, तो हमेशा हम याद रखेंगे कि ऊपर वाली जो मेटल है वो कैसी है, मोर रिएक्टिव। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर रहेंगे हमारा रिएक्शन या रिएक्टिविटी होगी हाई, हम कहें हाई रिएक्टिविटी। और जो नीचे वाली मेटल है, जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, रिएक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलें आगे। अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली मेटल कैसी हैं, हाई रिएक्टिव, नीचे वाली हैं लेस रिएक्टिव। हाइड्रोजन से ऊपर वाली हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे वाली हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो अगर हाइड्रोजन और मेटल के केस की बात करें तो अगर ऊपर वाली मेटल हाइड्रोजन के किसी कंपाउंड से रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। जैसे मैं बात करता हूँ HCl प्लस Zn, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए सीरीज को अच्छे से। मैं जब Zn जिंक की रिएक्शन 2HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ कराता हूँ तो यहाँ से मुझे ZnCl2 प्लस H2 देखने को मिलेगा। यानी हाइड्रोजन ने क्या किया, जिंक ने क्या किया, जिंक ने हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसे सिस्टम से बाहर निकाल दिया। रीजन कि जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जिंक की रिएक्टिविटी कैसी है, हाई रिएक्टिविटी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। वहीं अगर मैं इस रिएक्शन को कॉपर के साथ कराऊं तो यहां पर हमें कोई प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट, यानी ये रिएक्शन ही नहीं होगी। यानी कॉपर मेटल HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। रीजन कि हाइड्रोजन के नीचे आता है कौन, कॉपर, यानी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिविटी है। यानी कॉपर जो है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये तो हमने रेफरेंस लिया हाइड्रोजन का। अब हम बात करेंगे मेटल मेटल के रेफरेंस में। देखिए तो मैं ये कह रहा था कि जो ऊपर वाली मेटल है वो हमेशा अपने से नीचे वाली मेटल से कैसी होगी, हाई रिएक्टिव होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, मान के चलिए कैल्शियम और एल्यूमिनियम का, या हम कहें कैल्शियम और जिंक का, कैल्शियम और जिंक का ले लेता हूँ। मैंने ले रखा है ZnSO4 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी कैल्शियम के साथ। तो अब कैल्शियम क्या करेगा बेटा, बताइए, कैल्शियम इस जिंक की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, जिंक आता है नीचे। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, जिंक को इसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा और कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। बात आई समझ में? इसी तरह जो हमने एग्जाम्पल लिया था CuSO4 प्लस Zn का, तो यहाँ पर जिंक जो थी ये और एक मेटल है कॉपर। तो अब हम देखें तो जिंक मेटल कॉपर मेटल की तुलना में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ऊपर आती है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, हाई रिएक्टिव है। ये दिस इज हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्या, कॉपर। तो ये आसानी से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देती है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करती है। बोलिए बात समझ में आई या नहीं है? तो बात ये निकल के आती है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये हमें रिएक्टिविटी के बेसिस पे बनाई गई है। ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो मोर रिएक्टिव होंगे, नीचे वाले एलिमेंट लेस रिएक्टिव होंगे। हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स हाइड्रोजन को से ज्यादा रिएक्टिव हैं तो वो उसे उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देंगी। हाइड्रोजन के नीचे वाली मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, वो उसे उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही जो मेटल का ये ऑर्डर है उसमें हर ऊपर वाली मेटल अपने से नीचे आने वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि ऊपर वाली मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है और नीचे वाले मेटल की रिएक्टिविटी कम है। तो कभी भी अब आपको कोई रिएक्शन दे तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट बनेगा या नहीं वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या ऑर्डर रखती हैं, क्या वो ऊपर आती है या वो नीचे आती है। अगर वो नीचे आएगी तो डेफिनेटली कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसी कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की रिएक्शन ना करा के मैं यहां पर रिएक्शन कराऊं ऑरम की, या मैं रिएक्शन कराऊं अर्जेंटम की, या मैं रिएक्शन कराऊं प्लेटिनम की,
और प्रोडक्ट को देखूं तो यहां हमें कोई प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट। रीजन क्या है इसका रीजन है कि भाई ये सब जो मेटल हैं, ऑरम, अर्जेंटम और प्लेटिनम, ये कॉपर की तुलना में रेस्पेक्टिवली क्या है, लेस रिएक्टिव है। इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, कम है। अब इनकी रिएक्टिविटी कम है तो ये कॉपर सल्फेट को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो यहां से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये पूरी मैकेनिज्म काम करेगी। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए यहां तक समझ में आ गया आपको। एडिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही थी और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट किस तरह होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, उसका हमने पूरा ऑर्डर आपको बता दिया है। इसके बाद लास्ट क्लास में जो हमारा थर्ड टॉपिक था, थर्ड रिएक्शन थी हमारी, जो हमने बीच में छोड़ दी, कुछ एक पॉइंट्स उसमें आधा कंप्लीट किया था। आज हम उसे कंप्लीट करते हैं। देखिए थर्ड रिएक्शन क्या थी हमारी, दूसरी तो हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट, इसमें पहला हो गया सिंगल, और दूसरा हो गया डबल। अब हम बात करेंगे तीसरी रिएक्शन जो है हमारी, जिसे हमने नाम दिया था डिसोसिएशन रिएक्शन। बात करते हैं देखिए डिसोसिएशन रिएक्शन की। डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, किस तरह काम करती है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने कहा था हीट, हमने कहा था लाइट, और हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे मैंने ले लिया एक बड़ा मॉलिक्यूल, मान के चलिए AB, ये A है और ये B, ये क्या करेगा, इस एक्सटर्नल फैक्टर के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाएगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या अपनी मेन स्पीशीज में क्या करेगा, टूट जाएगा। और इसी को हमने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम दिया। अब मैंने आपको कहा था कि हीट के प्रेजेंस में क्या नाम देंगे, लाइट के प्रेजेंस में क्या नाम देंगे और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या नाम देंगे। तो अब आज हम बात करेंगे इसके टाइप की, टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। देखिए बात करेंगे टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन की। टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप आता है थर्मल डिसोसिएशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल मतलब हीट, मतलब जो हीट है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे। हीट के थ्रू क्या होगा, एनर्जी सप्लाई होगा। तो इस प्रकार के डिसोसिएशन में, थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है कि एक बड़ी स्पीशीज, एक बड़ा मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है हीट की प्रेजेंस में और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। यानी प्रोडक्ट में हमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं और रिएक्टेंट में हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, लगभग 473 केल्विन, तो ये CaCO3 क्या करता है, ब्रेक करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती है, अगर बीकर खुला हुआ है सिस्टम से बाहर चली जाएगी, और CaO सॉलिड फॉर्म में होता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। तो हमने क्या किया, जो हीट का सिंबल है उसे इस तरह से हम डिनोट करते हैं, या हम लिख देंगे हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू आप यहाँ लिख दें या चाहें तो 473 केल्विन यहाँ लिख दें। तो बेटा ये एग्जाम्पल है हमारा किसका, थर्मल डिसोसिएशन का। अब इसमें हुआ क्या, इसमें बॉन्ड्स ब्रेक कर गए। कैल्शियम या Ca और CO3 मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट था वो ब्रेक कर गया, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हुई बेटा, हीट से। या हमने कहा एनर्जी सप्लाई किसकी फॉर्म में दी हमने, हीट की फॉर्म में। तो एनर्जी सप्लाई क्या करती है, ये करती है टू ब्रेक द बॉन्ड,
भाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी तो स्पीशीज मोर देन वन स्पीशीज में टूटेगी, डिसोशिएट होगी। तो पहला हो गया हमारा थर्मल डिसोसिएशन। तो हम क्या कहेंगे, थर्मल डिसोसिएशन इज अ टाइप ऑफ डिसोसिएशन इन विच अ लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में हम इसे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की कि नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है। देखिए पहला हो गया थर्मल डिसोसिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, या हम कहें इलेक्ट्रोलिसिस, या आप कहो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। और इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, ये अगेन क्या करेगी, एनर्जी सप्लाई करेगी। किसके लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड। भाई ये क्या करेगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करेगी। इसका एग्जांपल देखिए, हम जब बात करें, मान के चलिए HCl की मैं बात करता हूं, या HCl लेट्स टेक, हम बात करते हैं H2। जब मैं H2O वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं, या हम कहें इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कराता हूं, तो ये क्या करता है, ये डिसोशिएट होता है H2 प्लस हाफ O2 में, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल हो गया हमारा किसका, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन का। ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ डिसोसिएशन है। एनर्जी सप्लाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कहां से मिलती है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप जो है, थर्ड और लास्ट टाइप जो है डिसोसिएशन रिएक्शन का, वो है हमारा फोटोलिटिक डिसोसिएशन। थर्ड टाइप है फोटोलिटिक डिसोसिएशन। देखिए फोटो वर्ड जो है ये हम लाइट के लिए यूज करते हैं। साइंस में फोटो वर्ड जो है बेसिकली लाइट के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर हम जो एक्सटर्नल फैक्टर है हमारा वो क्या है, वो हमारा क्या है, लाइट। और ये लाइट जो है ये अगेन क्या करेगी, एनर्जी सप्लाई करेगी। और एनर्जी सप्लाई करेगी किसके लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड। अब देखिए यहां समझने वाली चीज क्या है कि सर हम अलग अलग सोर्सेस से लाइट या एनर्जी क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो बात क्या है बेटा कि कई जगह पर हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कई जगह ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम अलग अलग फैक्टर का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब ये जो फोटो है, जो लाइट है, प्रकाश है, इसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है। लेकिन कुछ एक बॉन्ड्स या कुछ एक कंपाउंड, जैसे हम बात करें HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एटम्स के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बहुत वीक होता है और इस बॉन्ड को केवल लाइट से मिलने वाली एनर्जी के थ्रू ही ब्रेक किया जा सकता है। इन्हें हम कहेंगे फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस। तो HBr पर जब हम सनलाइट HNu या हम कहें सनलाइट डालते हैं तो ये ब्रेक करता है H2 प्लस Br2 में, ये दोनों ही गैसेज होती हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसे क्या कहेंगे, फोटो सेंसिटिव रिएक्शन। फोटो सेंसिटिव रिएक्शन यानी कि ये प्रकाश की उपस्थिति में सेंसिटिव होती हैं, इनके बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। तो तीन हमने टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़े। पहला हमने पढ़ा थर्मल डिसोसिएशन, दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन और तीसरा हमने पढ़ा फोटोलिटिक डिसोसिएशन। फोटोलिटिक डिसोसिएशन का एग्जांपल आपको याद रखना है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। अब मिलेंगे नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।